गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में कि रीनल ट्यूब्यूल्स के कौन कौन से पार्ट हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, साथ साथ इनमें किस किस टिश्यू की लाइनिंग होती है। एंड नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कि रीनल ट्यूब्यूल्स में कैसा रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स को। तो रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, अगर हम रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करें, रीनल ट्यूब्यूल्स कंटिन्यू इस फॉर्म में होंगे। सबसे पहले में क्या लिखेगा? पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लूप ऑफ हेनले। ठीक है, एंड क्या कौन सा पार्ट होगा? कंटिन्यू किसमें होगा? डीसीटी में, जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स। मतलब जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उसमें 3 पार्ट है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है या हेनले लूप होता है, एक ऐसा होता है, एक हेयर पिन शेप्ड होता है। देखो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, हेयर पिन शेप्ड है। ठीक है, और इसमें हमें 2 लिम्ब्स देखने को मिलेंगे। एक क्या होगा? आपका डिसेंडिंग लिम्ब होगा और एक क्या होगा? आपका असेंडिंग लिम्ब होगा। देखो ट्यूब्यूल्स के कितने रीजन हो गए, यानी जो आपने बोला रिनल कार्पेसल्स या वोमेंस कैप्सूल, आगे जाके आपने देखा ये किसमें कन्वर्ट होगा? पीसीटी में, यानी ट्यूबुलर पार्ट में। तो पहला कौन सा है आपका? प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट आपने क्या बोला? लूप ऑफ हेनले, स्ट्रक्चर कैसा है आपका? हेयर पिन लाइक। एंड नेक्स्ट आगे जाके वो किस में कन्वर्ट हो गया? डीसीटी में, क्या बोलते हो? डिस्टल कम्युनिकेटेड ट्यूब्यूल्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो डीसीटी के मेन नेफ्रॉन्स होते हैं वो किस में ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। किस में ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कभी एग्जाम में कि कितने नेफ्रॉन इंटर करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, तो कितने करते हैं? 8 नेफ्रॉन। कितने करते हैं? 8 नेफ्रॉन क्या करते हैं? इंटर करते हैं इसमें कलेक्टिंग डक्ट में, डीसीटी के। ठीक है, तो ओवरऑल आपने क्या बोला कि जो डीसीटी के नंबर ऑफ नेफ्रॉन है, जैसे आपने बोला 8 नेफ्रॉन किसमें ओपन होंगे? कलेक्टिंग डक्ट में। चलो नेक्स्ट फिर क्या होगा? ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है, आगे जाके क्या होगा? सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं जो कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके क्या होता है? ज्वाइन होता है। नंबर ऑफ जो कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होके क्या फॉर्म करते हैं? ज्वाइन होके फॉर्म करते हैं डक्ट ऑफ बेल्ली। क्या फॉर्म करते हैं? डक्ट ऑफ बेल्ली। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में ही लिखा है, बट याद रखेंगे कि कलेक्टिंग डक्ट है ना, जैसे आपने बोला कि जो नंबर ऑफ डीसीटी हैं, ठीक है, वो आगे आगे किसमें ज्वाइन करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपने पढ़ा कि डीसीटी के जो 8 नेफ्रॉन है किसमें ओपन करेंगे? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। तो ऐसे नंबर ऑफ जो कलेक्टिंग डक्ट है वो ज्वाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? डक्ट ऑफ बेल्ली फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके किस में ओपन होगा? मेडुलरी पिरामिड में। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड से आगे जाके किस में ओपन होगा? रेनल पेल्विस में। या सिंपली टर्म बोले कि मेडुलरी पिरामिड से कहाँ जाएगा? माइनर कैलिक्स में जाएगा। माइनर कैलिक्स से किस में इंटर करेगा? मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स के बाद किस में जाएगा? रेनल पेल्विस में। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप पढ़ सकते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके किस में एक्सटेंड करता है? कॉर्टेक्स रीजन से मिडुलर रीजन में, और एक कन्वर्ज होते हैं और ओपन किस में होते हैं? रेनल पेल्विस में। और जो कलेक्टिंग डक्ट एक कन्वर्ज जो होता है वो आगे जाके क्या फॉर्म करता है? डक्ट ऑफ बेल्ली, जो कि इसमें ओपन होगा आपका रिनल पेल्विस में। ठीक है, और रिनल पेल्विस के बाद कहाँ जाएगा? ये ओपन किस में होगा? यूरेटर में। यूरेटर के थ्रू कहाँ जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर से आगे जाके क्या होगा? यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है? यूरिन का क्या होता है? सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ? कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड करेंगे कहाँ से? कॉर्टेक्स टू रिनल मेडुलर रीजन में। आगे जाके कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्ज होकर किस में ओपन होते हैं? रिनल पेल्विस रीजन में, सो किसके? मेडुलरी पिरामिड के। नेक्स्ट अपन अगर हम बात करें जो मालफिजन बॉडी है या मालफिजन कार्पेसल्स की आप बात करो, एंड जो पीसीटी का पार्ट है एंड डीसीटी का पार्ट है, किसमें सिचुएटेड होते हैं? कॉर्टेक्स रीजन में। तो देखो यहाँ डायग्राम में आप बात करो पीसीटी की, ठीक है, या आप बात करो डीसीटी की, ठीक है, या आप बात करो आप ग्लोमेरुलस प्लस बोमन्स कैप्सूल की, ये सारे पार्ट किसमें प्रेजेंट है? आपके रिनल कॉर्टेक्स रीजन में। किसमें प्रेजेंट है? रिनल कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है, मेनली जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट आपने बोला, कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट बोला, ये किसमें प्रेजेंट है? आपके मेडुला रीजन में। किसमें प्रेजेंट है? मेडुला रीजन में। ठीक है, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है वो किसमें डीप होता है? मेडुला रीजन में। किसमें डीप होता है? मेडुला रीजन। तो देखो ये किसमें डीप है? आपका मेडुला रीजन में डीप है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो इफ्रेंट आर्टरियोल है। ठीक है, इफ्रेंट आर्टरियोल आगे जाके क्या होंगे? इमर्ज होंगे, और क्या फॉर्म किससे? फ्रॉम बोल सकते हो कि फाइन कैपिलरी में, ठीक है,
और क्या फॉर्म करते हैं उसको उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। मतलब क्या हुआ, जो इफेरेंट एट्रियोल है उसने इमर्ज किया फ्रॉम जो ग्लोमेरुलस से राइज हुआ है, ग्लोमेरुलस से बाहर जो कैपिलरी जाता है आप उसको क्या बोलते हो, इफेरेंट एट्रियोल। इफेरेंट एट्रियोल आगे जाके क्या होगा, फाइन कैपिलरी नेटवर्क में क्या होगा, डिवाइड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। यानी ये क्या हो गया आपके पेरीट्यूबुलर क्या हो गया, कैपिलरी हो गया। ये सारे क्या है आपके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, ठीक है। जो किससे फॉर्म हुआ है, इफेरेंट एट्रियोल है, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट एट्रियोल जो कहाँ से राइज हुआ, ग्लोमेरुलस से फॉर्म हुआ है, और आगे जाके क्या होता है, किस में डिवाइड होता है, फाइन कैपिलरी नेटवर्क में, और उसको हम क्या टर्म देते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। या क्या फॉर्म करता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्म करता है, ठीक है। जो किसके अराउंड होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स के, ठीक है। तो देखो किसके अराउंड है, रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड क्या है, जो कैपिलरी नेटवर्क है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और किससे फॉर्म हुए हैं, इफेरेंट एट्रियोल आगे जाके फाइन कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड होता है। और इफेरेंट एट्रियोल की बात करो तो इफेरेंट एट्रियोल किसमें किसके थ्रू इमर्ज होता है, ग्लोमेरुलस के थ्रू, ठीक है। ग्लोमेरुलस आगे जाके से जो कैपिलरी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेरेंट एट्रियोल। और इफेरेंट एट्रियोल आगे जाके फाइन ब्रांचिंग होती है इसमें कैपिलरी नेटवर्क की, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीट्यूबुलर क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। जो किसके अराउंड हमें देखने को मिलेगा, रीनल ट्यूब्यूल्स के, ठीक है। साथ साथ अगर हम बात करें, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हैं इनकी क्या होते हैं, माइन्यूट वेसल्स जो है का जो नेटवर्क है वो कहाँ रन करता है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल, ठीक है। लूप ऑफ के हेनले है उसके पैरेलल क्या करते हैं, ये माइन्यूट वेसल्स की जो नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क है, सिंपली टर्म बोले पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, वो आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग जो मर्ज करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, यू शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासारेक्टा। क्या बोलते हैं, वासारेक्टा। इसको हम क्या बोलेंगे, वासारेक्टा। वासारेक्टा कुछ नहीं है, ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है जो लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग क्या करते हैं, पैरेलली क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म करते हैं, हेनले लूप, ठीक है। हेनले लूप के अराउंड जो कैपिलरी नेटवर्क रन की है किसकी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी की, वो आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे, वासारेक्टा फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करते हैं, वासारेक्टा, ठीक है। तो कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि वासारेक्टा क्या है, तो वासारेक्टा क्या है, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है ये क्या कर रहा है, यू शेप जो लूप है उसके पैरेलली क्या करते हैं, नेटवर्क फॉर्म करते हैं या रन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वासारेक्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासारेक्टा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन के कितने टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है आपका पहला क्या है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कितने नेफ्रॉन का कितना परसेंटेज फॉर्म करता है, 85%। बोला जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है इसमें जो हेनले लूप है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। आपको याद रखना कि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। और एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, और तो उसका कुछ ही पार्ट क्या होता है, मेडुला रीजन में क्या करता है, एक्सटेंड करता है या डीप होता है। वासारेक्टा यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूस होता है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या हुआ, बोला जो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन वाला पार्ट है इसमें जो लूप ऑफ हेनले क्या होता है, काफ़ी शॉर्ट होता है, और बोल सकते हो कि उसका वेरी लो अमाउंट या छोटा अमाउंट ही क्या करता है, मेडुला रीजन में इंटर करता है। वासारेक्टा यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है या हाईली क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। मेनली जो भी रीजन है वो कॉर्टेक्स रीजन में हमें दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करें, सेकंड क्या है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन का कितना पार्ट फॉर्म करेगा, 50% पार्ट। और इस जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है रीजन है, इसमें क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है वो लॉन्ग होता है और रन करता है मेडुला में, या मेडुला में हमें डीप मेडुला में लूप ऑफ हेनले का क्या होता है, पार्ट हमें दिखाई देगा, या मेडुला रीजन में हमें लूप वाला पार्ट दिखाई देगा। और वासारेक्टा इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। वासारेक्टा कुछ नहीं, जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क है इसमें इस लूप ऑफ हेनले पे, उसी को हम वासारेक्टा बोलते हैं। तो वासारेक्टा में इसमें देखने को मिलेगा, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में देखने को मिलेगा। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में क्या होगा, जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट क्या होगा, लॉन्ग होगा, और मेडुला रीजन में क्या करता है, रन करता है डीपली, और इसमें वासारेक्टा क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए देखिए नेफ्रॉन का एक पूरा डिस्क्रिप्टिव डायग्राम है, ठीक है। जैसे देखो आपने बोला किडनी की बात करें, ठीक है, तो किडनी का आपने क्या किया, सेक्शन लिया, शॉर्ट सेक्शन।
इसमें अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो ये क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। और फिर अगर आप इसको और डीप में देखो इस पर्टिकुलर नेफ्रॉन का, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है, जिसमें हमें क्या दिखेगा आपको, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कैसे बने, फ्रेंड एट्रियोल ही आगे आगे क्या करते हैं, 50 कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस से क्या राइज होगा, इफरेंट एट्रियोल। इफरेंट एट्रियोल क्या होगा, फाइन ब्रांचिंग होगी कैपिलरी नेटवर्क की, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलेंगे। जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलली क्या होगा, रन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा बोलेंगे, इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की, ठीक है। आगे जाके आप बात करते हो अगर रिनल टिब्यूल्स की, रिनल टिब्यूल्स किसमें कंटिन्यू होता है, पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, एंड डीसीटी में। डीसीटी आगे जाके किसमें मर्ज होगी, कलेक्टिंग डक्ट में, एंड कलेक्टिंग डक्ट में इंटर करेगा, और कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके कंबाइंड होकर क्या फॉर्म करते हैं, डक्ट ऑफ बेली। क्या फॉर्म करते हैं, डक्ट ऑफ बेली। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इस लूप ऑफ हेनले को, ठीक है। चलो सबसे बात करते हैं पहले हम पीसीटी के बारे में, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ना पीसीटी, तो अगर पीसीटी की बात करें हम, पीसीटी की जो लाइनिंग होती है, पीसीटी किससे लाइंड होता है, तो पीसीटी की लाइनिंग किससे होती है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू। कैसा एपिथेलियल टिश्यू होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू, आपको याद रखना है। जो पीसीटी की लाइनिंग किसकी होगी, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की, या कैसा होगा ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आपने बोला पीसीटी में अभी आगे आप पढ़ोगे कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लूप ऑफ हेनले की। लूप ऑफ हेनले में सबसे पहले हम बात करेंगे डीसीटी की। जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है लूप ऑफ हेनले की, ठीक है, उसकी लाइनिंग किसकी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। किसकी होगी है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। एक ऐसा होता है, थिन होता है, किसके कंपेरिजन में, असेंडिंग लिम्ब के। और किसके लिए परमिएबल होता है, परमिएबल होता है किसके लिए, H2O के लिए। किसके लिए परमिएबल होता है, वाटर के लिए, ठीक है, यानी इससे H2O क्या होता है, बाहर जा सकता है, ठीक है। इम्परमिएबल किसके लिए होगा, इम्परमिएबल होता है Na+NCl- के लिए, ठीक है। यानी आप बात करो Na+ कैन नॉट गो आउट बट कैन कम इन, ठीक है। इसमें अगर Na+ या Cl- की बात करें तो Na+ एंड Cl- क्या होगा, या क्लोराइड आयन क्या होगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा पर इसमें आ सकता है, ठीक है। तो किसके लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है NaCl के लिए। असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो असेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की होती है वो किसकी, इसकी लाइनिंग किसकी होगी, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की। और कैसा होगा, थिक होगा, किससे, डिसेंडिंग लिम्ब से। इम्परमिएबल किसके लिए होगा, वाटर के लिए। तो परमिएबल किसके लिए होगा, NaCl के लिए। किसके लिए परमिएबल होगा, NaCl के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डीसीटी की। जो डीसीटी है वो डीसीटी की लाइनिंग किसकी होती है, ये भी क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है। ये किसके लिए परमिएबल होता है, Na+ और K+ के लिए। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो कलेक्टिंग डक्ट की लाइनिंग किसकी होती है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है कि पीसीटी की लाइनिंग किससे होती है, तो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू की। कैसे होते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल टिश्यू, तो क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे आगे कि जो पीसीटी है उसमें नंबर ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन देखते हैं। अगर हम लूप ऑफ हेनले की बात करें तो डीसीडी जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, या बोल सकते हो जो डिसेंडिंग लिम्ब है, वो किसकी बनी होगी, उसकी लाइनिंग किसकी होगी, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की। थिन होगा किसके कंपेरिजन में, असेंडिंग लिम्ब के। परमेबल किसके होगा, वाटर के लिए। इनपरमेबल किससे होगा, Na+ और Cl- के। असेंडिंग लिम्ब लाइनिंग किसकी होगी, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की। थिक होगा किसके कंपेरिजन में, डिसेंडिंग लिम्ब के। इम्परमेबल किसके लिए होगा, वाटर के लिए। परमेबल किसके लिए होगा, Na+ और Cl- के। सेम उसी डिफरेंस में अगर डीसीटी की आप बात करो, डीसीटी की लाइनिंग किसकी होगी, क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू की। परमेबल किसके लिए होगा, Na+ और K+ के लिए। कलेक्टिंग डक्ट की बात करें, इसकी लाइनिंग किसकी होती है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसके लिए इससे कई सारे क्वेश्चन अराइज हुए हैं, तो आप याद रखेंगे ये, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे किसकी लाइनिंग किसकी है, क्योंकि एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, या किडनी की फिजियोलॉजी की। किडनी कैसे यूरिन का ब्लड कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करता है, या ओवरऑल बात करें कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कैसे उसमें से किडनी कैसे रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है, लास्ट में कैसा होता है, यूरिन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो ओवरऑली हम बात करते हैं किडनी की फिजियोलॉजी या यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलो अगर हम बात करें कि प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन
किस प्रोसेस से होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट होता है रीअब्जॉर्प्शन, यानी कुछ जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनका क्या होता है वापस रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। अभी आपको बताया जाएगा किन किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एंड लास्ट में क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, यानी आप बोलते हो कि जो कलेक्टिंग डक्ट से क्या होता है यूरिन आगे की तरफ क्या होगा, रिलीज होगा, और फिर वो क्या होगा, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है बॉडी के बाहर जाता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो कैसे बनी होती है, ठीक है, कैसे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है वो कितना प्रेशर होना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी हैं, ठीक है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड है उसके प्रेशर के बेसिस पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का, और किसके थ्रू होता है, 3 लेयर्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, 3 लेयर्स के थ्रू। कौन कौन से लेयर होते हैं, सबसे जो पहला लेयर होता है, ठीक है, अगर लेयर की हम बात करें तो क्या होता है, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। इन ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की जो मेम्ब्रेन है, जिसको आपने क्या बोला, एंडोथेलियम। सेकेंड क्या होगा आपका, जो एपिथेलियम मेम्ब्रेन है किसकी, बोमन्स कैप्सूल की, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इन दोनों लेयर के बीच में, ठीक है। तो ये है आपका ओवरऑली जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर है जिसके वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, और फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, 3 लेयर के थ्रू। ये 3 लेयर कौन कौन से हैं, पहला क्या है, एंडोथेलियम है जो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की है, और दूसरा क्या है, एपिथेलियम की जो लेयर है जो क्या है, बोमन्स कैप्सूल की है। नेक्स्ट आपने क्या बोला, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि जो 3 लेयर है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किसकी बनी होगी, एक तो ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की जो लेयर है आप बोल सकते हो कि एंडोथेलियम, और बाकी एपिथेलियम जो किसकी है, बोमन्स कैप्सूल की, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है। देखो ये क्या होगा आपका, एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स की, एपिथेलियम जो आपका वुमेन्स कैप्सूल की, और उनके बीच में जो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये तीनों मिलकर आपका फॉर्म करेंगे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे देखो डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या बोला कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसमें जो ब्लड है उसमें जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उस प्रेशर के थ्रू क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व कौन होते हैं, 3 आप बोल सकते हो मेम्ब्रेन या लेयर, ठीक है। तो एक कौन सा हुआ आपका, कैपिलरी मेम्ब्रेन, दूसरा जो वुमेन्स कैप्सूल की जो मेम्ब्रेन है जिसको आपने बोला एपिथेलियम, और उनके बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन। और आप यहाँ पे जो नेट प्रेशर आउटपुट होता है बोलते हो, जिसके बेसिस पे जो आपने पढ़ते हो जीएफआर, जीएफआर कितना होता है आपका अभी आगे पढ़ाया जाएगा, 125 आपने पढ़ा ना, ml पर मिनट, ठीक है, जो जीएफआर रेट आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml, ठीक है। तो इसमें कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर इन्वॉल्व होता है, नेट, तो नेट कितना प्रेशर इन्वॉल्व होता है, 10 mmHg। कितना होता है, 18 mmHg क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर हुआ, जिससे क्या हो रहा है, बेसिस पे ब्लड का क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। और ये जो नेट आउट, आप बोल सकते हो आउटवर्ड प्रेशर है, जिसके बेसिस पे क्या हो रहा है, हमें फिल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है इन 3 लेयर के बीच में, जो कितना है आपका 10 mmHg है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। जिसके बेसिस पे आगे आके जाके पढ़ोगे जो जीएफआर रेट होती है, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है पर मिनट की, कितनी होती है, 125 ml होती है। चलिए हम इस प्रेशर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये जो नेट प्रेशर है जो 10 mmHg का, जो जिसको आपने क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ा आपने, ये कैसे फॉर्म होता है, क्यों, क्योंकि अभी आगे आपको अभी बताया जाएगा। ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है इसमें जो ब्लड आता है, ब्लड फिल होता है, इसमें इसका प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर कितना होता है, 60 mmHg होता है, ठीक है। बट इतना प्रेशर से ब्लड फिल्टर नहीं होता, ब्लड कितने प्रेशर से फिल्टर होता है, 10 mmHg से। वो कैसे होता है इसी को हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो नेट प्रेशर है 10 mmHg ये कैसे आता है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg कैसे क्या होते हैं, फॉर्म होता है।
चलिए अभी आप पढ़ रहे थे कि जो एपिथेलियल सेल है, ठीक है, जिसको आपने क्या बोला, पोडोसाइट्स, जब को पढ़ाया था, जो वुमेन्स कैप्सूल की जो इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, उसमें जो एपिथेलियल सेल, उसमें कौन से सेल होते हैं, पोडोसाइट्स होते हैं, ठीक है। ये बोला है इरिकेटेड मैनर में अरेंज होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है, माइन्यूट स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं या स्लिट पोर बोलते हैं। तो देखो फिल्ट्रेशन स्लिट मतलब इन जो पोडोसाइट सेल्स हैं, जैसे आपने बोला पोडोसाइट सेल्स हैं, ठीक है, इन पोडोसाइट सेल्स क्या होता है, इंटीग्रेट मैनर में क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। उनके बीच में जो स्पेस होगा, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। देखो ये जो स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपके एग्जाम में आता है कि जो ये फिल्ट्रेशन स्लिट क्या है या स्लिट पोर क्या है, तो सिंपली आप बोल सकते हो जो पोडोसाइट सेल्स है, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस हमें देखने को मिलेगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं या स्लिट पोर बोलते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रेशर के बारे में। चलो अभी आप बात कर रहे थे हम जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर है, जिसके बेसिस पे आगे जाके फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, वो कितना आपने नेट पढ़ा था, वो 10 mmHg होता है। ये कैसे आता है ये हमें पढ़ना है। देखो जो ब्लड इंटर करता है ना, ठीक है, आपने बोला ये जो ग्लोमेरुलस में या ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, उसमें उसका प्रेशर कितना होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा, 60 mmHg होता है। कितना होता है, 60 mmHg, जिसको हम डोनेट किससे करते हैं, पीवी से। किससे करते हैं, पीवी से, और कितना होगा, 60 mmHg होगा, ठीक है। बट ये जो 60 mmHg प्रेशर है, वो रेजिस्टेंट होता है किसी अदर प्रेशर की बेसिस पे, ठीक है। कौन कौन से प्रेशर इसको रेजिस्टेंट करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। एक होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो किसमें प्रेजेंट है, एक ग्लोमेरुलर जो कैपिलरी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, ठीक है। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, P0 होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, P0। उसका वैल्यू कितना होता है, 30 mmHg। कितना होता है, 30। फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, आपने बोला जो ब्लड इंटर कर रहा है ग्लोमेरुलस में या ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, उसमें उसका प्रेशर कितना है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना है, 60 mmHg। तो जाहिर सी बात है इतने प्रेशर से क्या होना चाहिए, ब्लड को फिल्टर भी होना चाहिए। बट आपने क्या पढ़ा, जीएफपी जो होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, वो कितना होता है, नेट 10 mmHg ही होता है। क्यों, क्योंकि जो 60 mmHg प्रेशर है ब्लड कैपिलरी में या ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, वो कुछ अदर प्रेशर से क्या होता है, रेजिस्टेंट भी होता है, ठीक है। कौन कौन से प्रेशर है, एक तो कौन सा प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, किसका, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, जो कहाँ प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेजेंट है, वो कितना होता है, 30 mmHg। सेकेंड प्रेशर क्या है, सेकेंड है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, जो कौन एग्जर्ट करता है, फिल्ट्रेट, यानी फिल्ट्रेट भी क्या करता है, कुछ प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो कितना होता है, पीसी कितना होता है, 10 mmHg होता है। कितना होता है, 10 mmHg। और तीसरा प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है एक्सर्ट बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसके बाहर जो फ्लूइड है ट्यूबुल्स के, ठीक है, यानी इसमें जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, ठीक है, वो कितना होता है आपका, वो कितना होगा आपका, 10 mmHg। कितना होता है, पी कितना होता है, 10 mmHg, ठीक है। तो तीन प्रेशर उसको रेजिस्टेंट कर रहे हैं। एक कौन सा है आपका, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका, एल्ब्यूमिन प्रोटीन का, जो कहाँ प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये भी कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेगी, वो कितना होता है, 30 mmHg होता है, जिसको पीओ बोलते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, जो फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो रहा है, उस फिल्ट्रेट के थ्रू एग्जर्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसी बोलते हैं, वो कितना होता है, 10 mmHg होता है। एक होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो किसके थ्रू एग्जर्ट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो ट्यूबुल्स के बाहर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 10 mmHg भी होगा, ठीक है। तो ओवरऑली जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, जिस प्रेशर पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, तो कितना होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर, या जीएफपी कितना होगा, जीएफपी होगा आपका पीबी माइनस P0 या PO PC प्लस PI, ठीक है। पीबी अभी आपने पढ़ा था, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड आ रहा है, उसका प्रेशर कितना है, 60 mmHg है। उसको माइनस किससे कर देंगे, 30 + 10 + 10, कितना है टोटल आपका, 10 mmHg। तो वही उस डायग्राम में था कि जो नेट, जो आपने पढ़ा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, जो 3 लेयर की मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, ब्लड का, ठीक है,
तो वो जो फिल्ट्रेशन होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रेशर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो नेट कितना होता है 10 mmHg। ठीक है, अब एक 10 mmHg कैसे आता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है उस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में क्या होता है डबल प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कैपिलरी। जो भी नॉर्मल कैपिलरी हैं उसके कंपेरिजन में अगर ग्लोमेरुलर कैपिलरी की बात करें तो उसमें क्या होता है डबल प्रेशर क्या करता है एग्जर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो फिल्ट्रेशन जब हो जाएगा तो क्या बनेगा, नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनेगा। अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक ही वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होंगे, के प्लस, एन ए प्लस, यूरिया, यूरिक एसिड कुछ अमाउंट। ठीक है, ये क्या होंगे नेफ्रिक फिल्ट्रेट में मिलेंगे। अब इनमें से बहुत सारी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा ट्यूब्यूल्स में, और वो कैसे किया जाएगा वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ओवरऑल अगर हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट की बात करें, ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है जो कब बना, कैसे बना, जो आपने बोला जो फिल्ट्रेशन हुआ इन 3 मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसको आपने क्या बोला फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, तो उससे जो ट्यूब्यूल्स में फ्लूइड आया वो क्या हुआ आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट हुआ। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट को हम बोल कह सकते हैं ये प्लाज्मा के इक्विवेलेंट होगा, पर कब, जब इसमें किसको निकाल दें सेल्स प्लस प्रोटीन को। ठीक है, सेल्स मतलब बोलते हो जो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स है प्लस प्रोटीन। ठीक है, इनको अगर हम माइनस कर दें प्लाज्मा से तो किसके इक्विवेलेंट होगा आपका नेफ्रिक फिल्ट्रेट के। और नेफ्रिक फिल्ट्रेट किसके आइसोटोनिक होगा, प्लाज्मा के। किसके आइसोटोनिक होगा, प्लाज्मा के। ठीक है, लेकिन किस कंडीशन में, जब इससे हम क्या बोलते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्रोटीन वगैरह को हम एलिमिनेट करते हैं, तो ये फिल्टर नहीं होते। ठीक है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट में नहीं आते। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट किसके इक्विवेलेंट होगा, प्लाज्मा के। तो उससे हम क्या है आरबीसी डब्ल्यूबीसी या बात करें हम प्लेटलेट्स एंड जो आपके प्रोटीन्स वगैरह हैं अगर ये निकाल दे बाहर, तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट किसके इक्विवेलेंट होगा, प्लाज्मा के। और ये तो से बोल सकते हो आइसोटोनिक किससे हो, किसके होगा, प्लाज्मा के होगा।